दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि नेक्स्ट 10 साल के लिए कौन सी थीम आपको बेस्ट लगती है कि ये इंडिया में सबसे बेहतरीन परफॉर्म करेगी, तो आप में से कई लोगों का आंसर होगा एआई, डेटा सेंटर्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर। और आप सब अपनी अपनी जगह सही हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि इन सारे इंडस्ट्री की बैकबोन एक ही है, एनर्जी और पावर, इसलिए 15 अगस्त तक 5 सेक्टर टिल 2030 की इस सीरीज में मेरा सबसे पहला वीडियो एनर्जी और पावर के ऊपर है। नाउ इसके पीछे कई रीजंस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन बताता हूं। लास्ट 5 साल में निफ्टी 50 ने 10% का रिटर्न दिया, जबकि निफ्टी एनर्जी इंडेक्स 15% के रफ्तार से बढ़ा, विच इज 50% मोर देन निफ्टी 50। यह बताता है कि हमारी एनर्जी डिमांड किस कदर बढ़ रही है। इंडिया एक ग्रोइंग हब बनता जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग में और डेवलपमेंट में। अभी 21 मई 2026 को हम पीक डिमांड पे पहुंचे, विच इज 270 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर। और ये डिमांड हमने मीट कर ली क्योंकि हमने इसकी तैयारी 5 साल पहले से करनी शुरू कर दी थी। लेकिन इस पर्टिकुलर डिमांड में अभी भी मेजर कंट्रीब्यूशन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का है, जो कि मोस्टली कोल बेस्ड हैं। नाउ ये जितने भी पावर प्लांट हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोयले पे या ऑयल पे डिपेंडेंट हैं, ये बहुत ज्यादा पोल्यूशन कॉज करते हैं और ये हमारे कंट्री की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट इंडिया वर्ल्ड में टॉप 3 कंट्रीज में आता है जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन कॉज करता है। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट का फोकस अब रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ है। गवर्नमेंट ने 2030 तक का एक ऑप्टिमिस्टिक टारगेट रखा है कि वो 500 गीगावाट कैपेसिटी नॉन फॉसिल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज से पूरे कर लेंगे और इसमें मेन कंट्रीब्यूटर सोलर पैनल्स होंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने $360 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी अनाउंस की है, जिसमें से $200 बिलियन सिर्फ पावर प्रोडक्शन के लिए होगा, जबकि $160 बिलियन उसके ट्रांसमिशन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे खर्च किया जाएगा। इन सबको देखते हुए लगता है कि 2030 क्या 2040 तक इंडियन एनर्जी एंड पावर सेक्टर वुड बूम। आज की डेट में गवर्नमेंट ने कुछ पर्टिकुलर स्कीम्स निकाली हुई हैं, जैसे कि सूर्य घर योजना, पीएम कुसुम योजना, पीएम सूर्य सरोवर योजना। लेकिन इन सारे छोटे छोटे स्कीम्स चलाने से इतनी बड़ी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। इसके लिए बड़े बड़े सोलर पार्क्स लगाने पड़ेंगे, इसके लिए विंड एनर्जी पे खर्च करना पड़ेगा और न्यूक्लियर एनर्जी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट और फर्दर उसकी एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना होगा। नाउ पावर और एनर्जी सेक्टर को समझने के 4 अलग अलग पहलू हैं। इन 4 पहलू में सबसे पहला है पावर जनरेशन, यानी बिजली बनती कैसे है। इंडिया आज भी अपनी जरूरत का 70% एनर्जी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस से क्रिएट करता है, जिसमें मोस्टली थर्मल पावर प्लांट्स हैं और दूसरे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन 2030 तक गवर्नमेंट चाहती है कि हम अपनी जरूरत का 50 से 70% हिस्सा रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से प्राप्त करें। अब इसके लिए सोलर पैनल्स लगाने पड़ेंगे, उसके लिए आपको विंड टर्बाइंस लगाने पड़ेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये पर्टिकुलर थीम एक बहुत स्ट्रांग थीम है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ऑल्दो सोलर पार्क्स बनाने के लिए आपको 1.5 से 2 साल का वक्त लगता है और एशिया का सेकंड सबसे बड़ा सोलर पार्क इंडिया में ही है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, राजस्थान में, ये 4 ऐसे स्टेट हैं जो पूरे इंडिया का करीबन 50 से 60% रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इस सेक्टर में काम करने वाली जो मेन कंपनीज हैं वो है टाटा पावर, अदानी पावर, एनटीपीसी, एनएचपीसी। इन 4 कंपनीज को आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। स्टडी पर्पस के लिए ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज्यादा डेट इन्वॉल्व होता है। तो ये जरूर ध्यान दें कि कौन सी कंपनीज के ऊपर सबसे कम कर्ज है, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर हो जाता है। ना दूसरा पहलू है, आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली, इसको आप लेके जाएंगे कैसे। सो दैट इज पावर ट्रांसमिशन। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, एनर्जी प्रोड्यूस होती है रिमोट एरियाज में, क्योंकि पहाड़ों पर डैम बनाए जाते हैं, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके उसको ऐसी जगह पर भेजा जाता है जहां पर उसकी कंजम्पशन सबसे ज्यादा है। एनर्जी कंजम्पशन सबसे ज्यादा होती है दिल्ली में, बैंगलोर में, पुणे में, हैदराबाद में, मेट्रो सिटीज में। लेकिन प्रोडक्शन हमेशा होता है राजस्थान में, गुजरात में, कोस्टल एरियाज में, जहां पर बहुत ज्यादा विंड प्रोड्यूस होती है। तो वहां से यहां तक लाने का जो नेटवर्क है, उसको बनाने में टाइम भी ज्यादा लगता है और वो सबसे टीडियस प्रोसेस है। इंडिया ने 2026 तक करीबन 5 लाख सर्किट किलोमीटर के अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को स्टैब्लिश किया और इतना ही अभी हमें अगले 5 साल में और करना है। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 9 लाख करोड़ का
केपेक्स अनाउंस किया है। इस पर्टिकुलर सेक्टर के मेन ग्रोथ ड्राइवर्स हैं सर्जिंग डिमांड, क्योंकि हमारे हाउस होल्ड में भी, डोमेस्टिक में भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है। देन फैक्ट्रीज को चाहिए, डेटा सेंटर्स को चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इन सब में कुछ पर्टिकुलर कंपनीज हैं जो आज की डेट में ट्रांसमिशन नेटवर्क स्टैब्लिश कर रही हैं। आप इनको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इसमें सीमेंस एनर्जी है, एबीबी इंडिया है, देन टीडी पावर सिस्टम्स है, हिताची एनर्जी है। सो इन सारी कंपनीज को आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मोस्टली प्राइवेट कंट्रीब्यूटर्स ही प्ले कर रहे हैं। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट और अनयूटिलाइज्ड सेक्टर है BESS, विच इज बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई दिन में, लेकिन पीक डिमांड आती है रात को 9 से लेकर 11 बजे के बीच। अब इस डिमांड को पूरा करने के लिए जिस समय इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जनरेट हुई है उसी टाइम पे उसको स्टोर करना जरूरी है। तो इस पर्टिकुलर सेक्टर में 4-5 ऐसी कंपनीज हैं जिनमें से 2 कंपनीज का कंट्रीब्यूशन करीबन 70% है। पहली है अमारा राजा बैटरीज, दूसरी है एक्साइड इंडस्ट्रीज। इन्होंने लंबी चौड़ी गीगा फैक्ट्रीज लगा रखी हैं और इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है आने वाले टाइम में, क्योंकि हम हर हमेशा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते रिन्यूएबल सोर्सेज से, उनकी लिमिटेशन है। दिन में सोलर एनर्जी अवेलेबल है, जबकि मे बी रात को लैंड ब्रीज, सी ब्रीज की वजह से विंड एनर्जी अवेलेबल होता है। लेकिन आपको उस समय उसको स्टोर करना होता है जब उसकी पीक प्रोडक्शन हो रही होती है, और सप्लाई तब करना होता है जब डिमांड पीक करती है। तो इस गैप को ब्रिज करने में BESS का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हमारे ग्रिड्स को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है, और एट द सेम टाइम प्राइवेट कंपनीज जब ऑपरेट करती हैं पीक आवर्स में, उनको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ता है। तो वो डीजल जनरेटर लगाने की जगह BESS इंस्टॉल करके अपना एक्सेस पैसा जो वो पीक आवर्स में गवर्नमेंट को देती हैं, वो पैसे को बचा सकते हैं। अब चौथा इंपॉर्टेंट हिस्सा है पावर डिस्ट्रीब्यूशन। हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी, स्टोर भी कर लिया, लेकिन उसको घर तक पहुंचाएंगे कैसे? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ट्रांसमिशन नेटवर्क वो हाईवे है जिसके थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह तो जा सकते हैं, लेकिन हमारे घर तक पहुंचने के लिए सड़क चाहिए। तो अगर आपको बिजली घर तक पहुंचानी है, एक एक घर, एक एक मॉल तक, एक एक फैक्ट्रीज तक पहुंचानी है, तो आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चाहिए। ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जनरली पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के हाथ में है और कुछ डिस्कॉम कंपनीज हैं। इस पर्टिकुलर सेक्टर में कुछ छोटे छोटे पहलू भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ट्रांसफार्मर्स चाहिए, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करते हो तो आपको स्टेप अप करके ट्रांसमिट करना पड़ता है, और जब आप घरों तक पहुंचाते हो तो आपको स्टेप डाउन करना पड़ता है। इन दोनों चीजों में ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा स्विच गियर, स्मार्ट मीटर्स, मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सारे भी चाहिए। इस पर्टिकुलर सेक्टर में कुछ प्राइवेट कंपनीज ही मोस्टली ऑपरेट कर रही हैं, आप उनको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर मैं ये चारों सेक्टर की बात करूं तो इन चारों सेक्टर को मिला के सबसे ज्यादा वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी या तो अदानी पावर है या टाटा पावर है। तो आप इन दोनों कंपनीज को भी अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। नाउ दोस्तों, जहां अपॉर्चुनिटी आती है वहां थोड़े बहुत रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा रेगुलेशन है। आप इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा महंगे दामों पे नहीं बेच सकते, क्योंकि आपको हर घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है। तो ऐसे में गवर्नमेंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काफी हद तक कंट्रोल रखती है, लेकिन इसके ट्रांसमिशन और बाकी सारे सेक्टर्स में, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सेटअप क्रिएट करना हो गया, इन सब में प्राइवेट प्लेयर्स का सिग्निफिकेंट रोल है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर टेंडर 4 चाइनीज कंपनीज के लिए ओपन किया और बहुत सारी कंपनीज धड़ाधड़ नीचे गिर गए। इंडिया की डिमांड अगले 5 साल में इतनी ज्यादा है कि आप 4 क्या 40 कंपनीज को भी दे दोगे तो भी पूरी नहीं होगी। तो ये सेक्टर बहुत लॉन्ग स्टोरी है। अगर इंडिया को नेक्स्ट ग्रोथ हब बनना है, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी से $10 ट्रिलियन तक पहुंचना है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा अगले 10-15 साल में। तो आपको लंबा होराइजन रखना है अगर आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप इंडिविजुअल शेयर्स नहीं लेना चाहते तो ऐसे में आप एनर्जी ETF देख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी ETF इन सारी कंपनीज का बास्केट है और उसके अंदर आपका रिस्क भी काफी हद तक मिनिमाइज हो जाता है। मिराई ने और मोतीलाल ओसवाल ने लास्ट ईयर नवंबर-दिसंबर में ही एनर्जी ETF स्टार्ट किए हैं, तो आप उनको कंसीडर कर सकते हो। अगर आप में से कोई एनर्जी ETF के बारे में नहीं जानता तो मेरी प्रीवियस वीडियो को आप कंसल्ट कर सकते हैं, 5 बेहतर फॉर द लास्ट टाइम, और उसके पहले भी मैंने बनाया है कि कुछ सिप से बेहतर बट सिप से अच्छा। उसमें मैंने ETF के बारे में डिटेल में बताया है। दोस्तों, ये 5 सेक्टर वो सेक्टर हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और एनर्जी पावर सेक्टर तो उनकी बैकबोन है।
मुझे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए बहुत भरोसा है। मैंने पहले भी इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, व्हाई इन्वेस्ट इन इंडिया इन 2026। आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। मुझे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे पूरा भरोसा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सेक्टर आने वाले टाइम का एक इमर्जिंग सेक्टर हो सकता है। आज के 20-25 साल पहले जिन्होंने आईटी में इन्वेस्ट किया, आज उन्होंने पैसे बनाए। तो जो अगर आप फ्यूचर देख के इन्वेस्ट करेंगे तो ही आप पैसे अच्छे बना सकते हैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर में। अगर आपको मेरी इस 5 वीडियो सीरीज का ये पहला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन। आगे भी बने रहिए क्योंकि मैं अगला 4 सेक्टर भी डिस्कस करूंगा आपके साथ और उनसे रिलेटेड कंपनीज भी बताऊंगा जो आपकी वॉच लिस्ट में होने चाहिए। इन 5 सेक्टर को आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, इनसे रिलेटेड कंपनीज को समझ सकते हैं और उसके बाद नजरिया आपका, डिसीजन आपका, पैसा आपका। आप जिस सेक्टर में चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे आप किस सेक्टर में इन्वेस्टेड हैं या आप किस सेक्टर को अगले 10 साल का ग्रोइंग सेक्टर मानते हैं, नीचे कमेंट में लिखिए। मिलता रहूंगा आपसे अगली वीडियोस में भी। थैंक यू वेरी मच।